हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी का मतलब मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही रहता है कि आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए, उसके अलावा आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ओनली द क्वेश्चंस विल टेक यू टू सम ऑल इंडिया रैंक। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा हमारा जो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो है ये सीवर है। डिज़ाइन ऑफ सीवर्स का पार्ट 1 आप ऑलरेडी कल देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ सीवर्स का पार्ट 2। सो कंटिन्यूइंग द डिज़ाइन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी ऑन द बिहाफ ऑफ अन अकेडमी। आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। आप इन क्रेडेंशियल्स की सहायता से मुझे जान सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, देखिए, अन अकेडमी इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिल रही हैं और हर वो एस्पिरेंट जो इसकी तैयारी कर रहा है उसको इस रेफरल कोड का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, माने कि उसके पास अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। इस रेफरल कोड से आपको मिलेगा 10% ऑफ और आपको मिलेगा फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है भाई, और उसके अलावा आपको मिलेगा मेंटरशिप बाय मी, माने अंकुर मलिक के साथ आपको पूरी तैयारी करने का मौका मिलेगा ना। आप जब भी लें बेटा, देखिए 12 महीना और 24 महीने का ही लीजिएगा, उससे कम मत लीजिएगा, कोई काम का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ सीवर्स। देखिए, सीवर्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। सीवर्स के बारे में मैंने ये बताया था कि उनको हमेशा डाउनवर्ड ग्रेडियंट पर ले किया जाएगा क्योंकि फ्लो हमेशा अंडर द ग्रेविटी रहेगा। डिज़ाइन ऑफ सीवर्स के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सीवर्स जो हैं इनका जो डी बाई डी रेशो है, डेप्थ ऑफ फ्लो और डायमीटर ऑफ फ्लो का जो रेशो रहेगा, उस रेशो को कैसे हम वेरी कराएंगे, कभी भी उसे फुल रन नहीं कराएंगे, ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं। जो लोग इसे देखना चाहते हैं वो पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी आज हमारा जो डिस्कशन है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिज़ाइन और सीवर्स के बारे में ही। सबसे पहला पैरामीटर आज हमें जो कंसीडर करना है डिज़ाइन ऑफ सीवर में, वो कंसीडर करना है डिस्चार्ज और वेलोसिटी का रिलेशनशिप। वो हमें कंसीडर करना है डिस्चार्ज और वेलोसिटी का रिलेशनशिप। डिस्चार्ज वेलोसिटी के रिलेशनशिप को हमें यहाँ पर समझना। डिस्चार्ज वेलोसिटी रिलेशनशिप, ये डिस्चार्ज वेलोसिटी जो रिलेशनशिप है ना यार, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। डिस्चार्ज वेलोसिटी रिलेशनशिप से आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि सीवर के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है, किस मूवमेंट के साथ आपको डील करना है, और वो मूवमेंट जो होगा वो आपके डिस्चार्ज से कैसे संबंधित होगा। ये सारे पैरामीटर्स डिस्चार्ज वेलोसिटी रिलेशनशिप से कंसीडर हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि आपके सीवर को ले किया जाएगा एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट पर, इतना डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है। द सीवर विल ऑलवेज बी लेड ऑन अ डाउनवर्ड ग्रेडियंट। डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे सीवर को ले करने का क्या मतलब है? इससे मेरा एक ही मतलब है कि मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर एक, बेटा नया नाम दे रहा हूं, नहीं सुना होगा, इसके अंदर एक सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी रहे। सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी, ये सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी क्या चीज है? इट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी विच विल बी which will be generated by the minimum gradient which is required to be provided in the sievers. सीवर्स के अंदर जो मिनिमम ग्रेडियंट मुझे प्रोवाइड करना होगा, उस मिनिमम ग्रेडियंट की सहायता से एक मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन्ड होगा, जो अपने आप में मेंटेन्ड है किसी एक्सटर्नल फोर्स के बिना। वो वेलोसिटी क्यों मेंटेन्ड है? वो मेंटेन्ड है ड्यू टू द फ्लो। वो किसका फ्लो? आपके सॉलिड प्लस वाटर का फ्लो। तो सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी किसका होगा बेटा? सॉलिड प्लस वाटर का होगा। क्यों होगा? ग्रेडियंट के कारण होगा। ग्रेडियंट के कारण होगा। अब सवाल ये आता है, सर ये सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी जो है ये हमेशा कितनी वैल्यू पर इसको हम रखेंगे? मतलब देयर हैज टू बी सम क्वांटिफाइड वैल्यू, कुछ क्वांटिफाई इसको करना होगा। देखिए बेटा, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर समझाता हूं। सीवर्स आर डिजाइंड टू कैरी मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। किसके लिए डिजाइन किया जाता है?
मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है भाई। अब मैक्सिमम आर्ली जो डिस्चार्ज है उसको बेस मानकर हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज को हम चेक कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, मतलब जो मैंने आपको डिस्चार्जेस बताए थे, वेरिएशंस बताई थी ना लास्ट लेक्चर में, वहां से ये है। नेक्स्ट समझिए, जो आपका एक मैंने दिया सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी, जो उसके अंदर हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। लेकिन देखिए, सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी को हम हमेशा एक नाम से कंफ्यूज कर जाते हैं जिसका नाम है सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी। समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपको अभी समझाता हूं। देखिए, मैंने ये सीवर ले किया ऐसा डाउनवर्ड ग्रेडियंट पर, इस सीवर के अंदर फ्लो जा रहा है। अगर इसके अंदर, समझिएगा, अगर इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट है 1 in n का, तो इसके अंदर एक वेलोसिटी मेंटेन्ड होगा v1। लेकिन जरूरी नहीं है वो v1 इतना सफिशियंट हो कि वो सारे पार्टिकल्स को अपने साथ फ्लो करा पाए। याद करिए वाटर सप्लाई, याद करिए हमारा सेडिमेंटेशन टैंक। मैंने आपको क्या बताया था, समझते जाइएगा। मैंने आपको बताया था कि किसी पार्टिकल की सेटलिंग को एनकरेज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, द वेलोसिटी ऑफ सेटलमेंट हैज टू बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ सेटलमेंट बड़ा होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो से, तब जाके सेटलमेंट होगा। लेकिन सीवर के केस में, अब आप बोलोगे सर ये तो सेडिमेंटेशन टैंक था, ये क्या है? अरे मेरे भाई, अगर मैं ये डब्बा बनाता हूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ओपन कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक, यही तो बोलते हैं। क्या क्या नाम दिया, कॉन्टिन्यूस फ्लो, रेक्टेंगुलर, ओपन, ऐसे ये सब नाम तो हमने टैंक का दिया। इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्टिन्यूस फ्लो, कॉन्टिन्यूस फ्लो सर्कुलर टाइप या सिलिंड्रिकल टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। अब इस सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या चाहते थे कि मेरा जो पार्टिकल है, यहां मैं चाहता था कि Vs इज शुड बी ग्रेटर देन Vf, यहां मैं चाहता था। लेकिन यहां मैं क्या चाहता हूं कि Vf शुड बी ग्रेटर देन Vs। ये मैं क्यों चाहता हूं, क्योंकि अगर मेरा Vf वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ सेटलमेंट से ज्यादा नहीं होगा तो मेरे पार्टिकल्स क्या करेंगे, मेरे पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। सीवर के अंदर मान लेते हैं पार्टिकल सेटल होते चले गए, ऐसा ऐसा, ये पार्टिकल सेटल होते 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 बढ़ जाएगा और इसको ये सीवर को चॉक कर देगा, सिल्टिंग के कारण सीवर चॉक हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो पार्टिकल्स हैं, समझिएगा, मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो कभी सेटल ना हो। वो कब पॉसिबल होगा, जब Vf बड़ा रहेगा Vs से। जब Vf बड़ा होगा Vs से, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बड़ा होगा। अब सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी और सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? हर वो वेलोसिटी जो इस पानी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रही है, सुनिएगा, हर वो वेलोसिटी जो पानी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रही है, पार्टिकल्स की सेटलमेंट में हमें हेल्प नहीं कर पाएगा, मतलब पार्टिकल की सेटलमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें एक वो वेलोसिटी प्रोवाइड करना होता है जो पार्टिकल्स की सेटलमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। तो वो वेलोसिटी जो सिर्फ ग्रेडियंट की वजह से आ गया, वो तो सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी है। लेकिन वो वेलोसिटी जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट की वजह से तो आया, लेकिन फ्लो वेलोसिटी को ज्यादा करके ले गया और जिसने पार्टिकल्स को सेटल होने कभी नहीं दिया, जिसने पार्टिकल्स को सेटल होने कभी नहीं दिया। तो बेसिकली सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी में आप देख रहे हैं कि 1 in n अगर हमने डाला है और इससे हमें मिला है v1 जो है सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी, जो हमेशा मेंटेन्ड रहेगा, मेंटेन्ड वेलोसिटी। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, v2 क्या है, सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी। सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी में क्या हो रहा है, ओनली फ्लो, ओनली फ्लो, माने कि पार्टिकल्स बस, वाटर बस नीचे जा रहा है, पार्टिकल्स जा रहे हैं कि नहीं पता, पार्टिकल्स जा रहे हैं या नहीं ये नहीं पता। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर Vf इज, इसके अंदर क्या हो रहा है, Vf इज ग्रेटर देन Vs, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉलिड प्लस वाटर दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, डाउनवर्ड फ्लो कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी और दोनों कंडीशंस में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी और सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी में।
ठीक है बेटा, ये क्लैरिटी होने के बाद अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं कि सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी का बेसिस क्या होगा। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड वेट करिएगा। सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी का बेस क्या होगा ये मैं आपको अभी लिए चलता हूं और अभी आपको समझाता हूं। ठीक है बेटा, चलिए देखिएगा इसको। मैंने आपको बताया कि जो सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी है इसके बारे में अब सारा डिस्कशन होगा। सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी तो हमेशा रहेगा, जब भी डाउनवर्ड ग्रेडियंट होगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, पानी बहने लगेगा। लेकिन क्या पानी के साथ सॉलिड बहने लगेंगे? तो जिस वेलोसिटी में पानी और सॉलिड दोनों बहने लगेंगे वो क्लिंजिंग वेलोसिटी है। जिसमें से पानी बह रहा होगा वो सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी है ड्यू टू द डाउनवर्ड ग्रेडियंट। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी क्या होगा? सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी में सॉलिड प्लस वाटर दोनों ही बह रहा है नीचे की डायरेक्शन में। सॉलिड प्लस वाटर दोनों ही बह रहा है नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड बह रहा है। सॉलिड प्लस वाटर दोनों ही बह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आगे का सुनिएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, इसको डिजाइन कैसे किया जाए। मैं लिख रहा हूं एक लाइन, इसे ध्यान से पढ़िएगा। सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी is designed on the basis of is designed on the basis of मिनिमम डिस्चार्ज, मिनिमम डिस्चार्ज। अब देखिए यहां पर दो बातें हैं। पहली बात को समझिए, सीवर्स को कैसे डिजाइन किया गया। सीवर को डिजाइन किया गया मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज ले जाने के लिए। लेकिन सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी को कैसे डिजाइन किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम डिस्चार्ज। ऐसा क्यों? मिनिमम डिस्चार्ज मान लेते हैं, समझिएगा, मिनिमम डिस्चार्ज मान लेते हैं मेरे इस पाइप के अंदर इतना है। अगर मैं मिनिमम डिस्चार्ज के लिए सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी को डिजाइन करता हूं और मिनिमम डिस्चार्ज में अगर मेरा सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी मेंटेन रह जाता है, तो क्या बाकी के सारे फ्लोज को, सारे डिस्चार्जेस में सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी मेंटेन रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो सिंस इफ आई डिजाइन इट फॉर द मिनिमम डिस्चार्ज, if for all other discharges this velocity can be maintained। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम डिस्चार्ज सो दैट ऑल अदर डिस्चार्ज वैल्यूज आर अबव इट, एंड सिंस ऑल अदर डिस्चार्ज वैल्यूज आर अबव इट, it will always help in cleaning the sewers automatically। it will always help in cleaning the sewers automatically। इतना बात अगर आपको समझ आया, इतना बात अगर आपको समझ आया बेटा, तो आगे का बात समझिएगा। ये जो सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी है, ये जो सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी है, ये और किस काम में आ रही है? सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी is designed on the basis of minimum discharge velocity for 1 mm organic, 1 mm inorganic। अगर तो मेरे फ्लो के अंदर देखिए 90% केसेस में ऐसा ही होता है जो मैं ये लिख रहा हूं, है ना। तो सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी फॉर 1 mm इनऑर्गेनिक एंड 5 mm इन ऑर्गेनिक, 5 mm ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी फॉर 1 mm इनऑर्गेनिक एंड 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इज, कितना रखा जाता है? देखिए सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी 1 mm इनऑर्गेनिक और 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए कितना रखा जाता है, इसका एक वैल्यू डिसाइडेड है। वो वैल्यू है 0.45 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी, क्लिंजिंग वेलोसिटी does not allow particles to settle, does not allow particles to settle and hence avoid choking of sewers। देखिए भाई, ये जो सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी है ये क्या करती है? ये सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी आपके पार्टिकल्स को सेटल नहीं होने देती। चूंकि पार्टिकल्स सेटल नहीं होते तो ये क्या अवॉइड करता है? ये अवॉइड करता है चोकिंग ऑफ द सीवर्स को। कभी भी सीवर्स चौक नहीं होते अगर आप सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी मेंटेन रखोगे। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया,
यहां से कंक्लूजन निकल के आया क्या, फॉर एवरी सीवर, फॉर एवरी सीवर, देखिए जैसे ही आपने डाउनवर्ड ग्रेडियंट दिया तो वहां पर सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी तो आ ही गया, लेकिन मुझे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी चाहिए। फॉर एवरी सीवर द सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, the self cleansing velocity should be maintained at least once, in a day, once in 24 hours। मतलब कहने का बात यह है कि हर सीवर के अंदर 24 घंटे में एक बार आपको मेंटेन करना होगा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। देखिए सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी तो हमेशा ही है, सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी तो हमेशा ही है, लेकिन 24 घंटे में एक बार मुझे किसको मेंटेन करना होगा, मुझे मेंटेन करना होगा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी को। उससे क्या होगा, उससे आपके जो भी सेटल्ड पार्टिकल्स हैं वो सारे सेटल्ड पार्टिकल्स, सारे सिल्टेड पार्टिकल्स को वो अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए हो सकता है 24 घंटे वहां पर सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी हो, लेकिन एक बार आपको एटलीस्ट एक बार सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी भी जरूर लाना होगा अगर आप सीवर्स की चॉकिंग को बचाना चाहते हैं। तो आई गेस अब आपको सेल्फ मेंटेन्ड सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। देखिए पूरे इंडिया में आपको कोई भी ये कॉन्सेप्ट सेल्फ मेंटेन्ड के हिसाब से नहीं पढ़ाएगा, ना कोई इस किताब को इन चीजों को लिखता है किताब में। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं आप उनको अच्छे तरीके से याद रखें और उनको अपनी जिंदगी में हमेशा अपने क्वेश्चंस लगाएं उनकी सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको एक वैल्यू दे दिया, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का एक वैल्यू तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन क्या हमेशा इसी वैल्यू से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा तो पार्टिकल्स का साइज ये नहीं रहने वाला है। तो जब भी पार्टिकल्स का साइज चेंज होगा तब सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होगा उसके बारे में जरा जानिए। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी in case of sievers, is given by दो फॉर्मूलाज हैं बेटा। एक है आपका शेजीज फॉर्मूला, शेजी भाई साहब ने दिया था, शेजीज इक्वेशन बोलो, इसको फॉर्मूला बोलो, इक्वेशन बोलो। और एक है आपका मैनिंग भाई साहब का इक्वेशन, तो इसको आप बोलोगे मैनिंग्स इक्वेशन। तो आपको याद रखना है, देखो दोनों ही चीजें मुझे क्या दे रही हैं, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी दे रही हैं। दोनों ही चीजें मुझे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी दे रही हैं। तो ये क्या देगा बेटा, अंडर रूट जी के अपॉन एफ, अंडर रूट जी के अपॉन एफ, ठीक है बेटा, इंटू 8 टाइम्स ऑफ जी माइनस वन, इंटू 8 टाइम्स ऑफ जी माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। और ये कैसे देगा वीएससी, ये वीएससी आपको देगा अंडर रूट ऑफ, पहले मैनिंग्स कांस्टेंट भी लिख दो भाई, आर का पावर 1/6 होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ के इंटू जी माइनस वन इंटू डी। ये पूरा अंडर रूट है बेटा, डी भी अंडर रूट में है, ठीक है। अब यहां पे कौन क्या है परिचय भी कर लो। के क्या है बेटा, कांस्टेंट है, किसके बेसिस पर, constant dependent on type of solids, depending on type of solids, type of solids पर डिपेंडेंट जो है के कांस्टेंट उसे हम बोलेंगे के, ठीक है बेटा। एफ क्या रहेगा आपका, फ्रिक्शन फैक्टर रहेगा, फ्रिक्शन फैक्टर रहेगा, एफ इज योर फ्रिक्शन फैक्टर, एन इज योर मैनिंग्स कांस्टेंट, मैनिंग्स कांस्टेंट, एन आपका मैनिंग कांस्टेंट है, आर आपका क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, आर क्या है आपका, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, ठीक है भाई। तो के हो गया, एफ हो गया, एन हो गया और आर हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख दी है। अब ये सारी वैल्यूज यहां से पुट करते जाना इन फॉर्मूलाज में और अपना सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का वैल्यू निकालते जाना। तो ऐसा करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जिसे बोला जाएगा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। ये क्या करेगा,
एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं पूरा। देखिए, हम सीवर्स को ले करते हैं डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे। जब भी किसी चीज को डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे रखा जाता है तो इसके अंदर प्रेजेंट जो भी चीजें हैं वो इस तरीके से फ्लो करती हैं, इसके साथ फ्लो करने लगेंगी डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे। आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे जब मैं रखूंगा तो उसके अंदर एक वेलोसिटी मेंटेन्ड होगा जिसे बोला जाएगा सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेडियंट। लेकिन वो वेलोसिटी, ये पक्की बात नहीं है कि वो वेलोसिटी हमारे पार्टिकल्स के, सॉलिड के पार्टिकल्स को भी साथ ले जा पाए वाटर के साथ। पानी को तो आगे लेकर जा रहा है, लेकिन क्या सॉलिड को लेकर जा रहा है? नहीं। चूंकि वो वेलोसिटी कम है तो मेरा जो फ्लो वेलोसिटी है उससे ज्यादा सेटलिंग वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स होते हैं सीवेज के अंदर। वो पार्टिकल्स नीचे सेटल कर जाएंगे। जब वो पार्टिकल सेटल कर जाएंगे, धीरे धीरे पार्टिकल्स का अकमलेशन होता जाएगा और आपका सीवर चौक हो जाएगा। उस चीज को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी को कन्वर्ट करना होगा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी में। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी को मेंटेन करेंगे कैसे? मिनिमम डिस्चार्ज को ध्यान में रख के। अगर मैं मिनिमम डिस्चार्ज के लिए सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी डिसाइड करता हूं तो बाकी सारी वेलोसिटीज या बाकी सारी डिस्चार्ज वैल्यूज जो हैं उससे हमेशा ऊपर ही रहेंगी। जब उससे ऊपर रहेंगी तो सारी वेलोसिटीज उससे ऊपर रहेंगी, तो बेसिकली कभी भी वो नीचे की तरफ चौक नहीं होने देगा। अब सेल्फ मेंटेन्ड वेलोसिटी रहती है 24 घंटे के लिए किसी सीवर में, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम एक बार 24 घंटे में मैं सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी को भी मेंटेन करूं। चूंकि ये सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी पार्टिकल्स की सिल्टिंग को रोकती है, इसकी चॉकिंग को अवॉइड करती है, इसको मेंटेन करना आवश्यक है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप दो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हो, शेज़र्स इक्वेशन का और मैनिंग्स इक्वेशन का। शेज़ी इक्वेशन आपके सामने है, मैनिंग इक्वेशन आपके सामने है। के एक कांस्टेंट है जो डिपेंडेंट है टाइप ऑफ सॉलिड्स पे जो फ्लो में है, एफ है फ्रिक्शनल फैक्टर, एन है मैनिंग्स कांस्टेंट, आर है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। और वो पार्टिकल्स जिनमें वो फ्लो जिसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है 1 mm के और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है 5 mm के, वहां आप फ्लो का वेलोसिटी मिनिमम डायरेक्टली मान सकते हैं 0.45 सेकेंड्स। तो आई गेस इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। जल्दी से थम्स अप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारी डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। चलिए जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात को देखिएगा, अब आप एक बात को देखिएगा कि आपने बोला कि सर पार्टिकल जो है ना सेटल कर जाता है। तो आप एक काम करिए ना सर, क्या दिक्कत मानते हो आप इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हम देखते हैं कि कौन सा पार्टिकल इसके अंदर रुकेगा और कौन सा चॉकिंग इसके अंदर होगा। सारे पार्टिकल्स भागते जाएंगे। आप ऐसा क्यों रख रहे हो इसको? आप इसमें इतना ही स्लोप क्यों दे रहे हो? आप इस स्लोप को इतना बढ़ा दीजिए कि पार्टिकल्स रुक ही ना पाए, ग्रेविटी के कारण वो सब नीचे की तरफ भाग जाए। बेटा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी सीवर के अंदर मेरे लिए बहुत आवश्यक है ना केवल मिनिमम वेलोसिटी को कंट्रोल करना जो कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है, बल्कि मेरे लिए आवश्यक है मैक्सिमम वेलोसिटी को भी कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर आपको कोई ऊपर से बहुत तेजी से ऐसा नीचे की तरफ लुढ़का देगा या गिरा देगा तो आपको वियर एंड टियर आपकी बॉडी पे ज्यादा होगा। और आपकी बॉडी छोड़िए, मेरी सड़क का क्या होगा? आप कहीं आपका हाथ जोर से सड़क पे लग गया तो सड़क भी तो टूट सकती है ना बेटा? तो बेसिकली सेम चीज होगा मेरे सीवर के अंदर। मैं चाहता हूं मेरे सीवर का जो स्मूथ सरफेस है वो हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि ब्रांच और मेन और आउटफॉल को तो मैंने 40 से 50 साल के लिए डिजाइन किया है। अगर मैं इस तरीके का फ्लो कराऊंगा तो 5 साल में टूट के हाथ में आ जाएगा। सो बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो भी फ्लो के अंदर पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की वजह से कोई भी वियर एंड टीयर मेरे सीवर के अंदर ना हो। उस वियर एंड टीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस वियर एंड टीयर को बचाने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं मैक्सिमम वेलोसिटी पे भी कंट्रोल रखता हूं। उसी को बोला जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी टू बी मेंटेन्ड इन अ सीवर फ्लो। तो शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी 4-5 बातें लिख पाऊँ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है भाई? आई एम राइटिंग फॉर यू पीपल। with the minimum velocity with the minimum velocity the maximum velocity
should also be controlled, should also be controlled, should also be controlled for the flow in the sewers, for the flow in the sewers. If the maximum velocity is not controlled, if the maximum velocity is not controlled, is not controlled, it may lead to the wear and tear of the smooth surface, of the smooth surface of the smooth surface of the sewer. Now this velocity is known as, इसको नाम क्या देंगे? This velocity is known as, इस velocity को नाम क्या देंगे? ध्यान से देखिए, देखिए ये मेरा सीवर है, इस सीवर के अंदर मैं चाहता हूं वियर एंड टीयर ना हो। वियर एंड टीयर ना होने से क्या होगा? ये प्रोटेक्ट करेगा स्काउरिंग। क्या प्रोटेक्ट करेगा? स्काउरिंग। अब चूंकि ये स्काउरिंग प्रोटेक्ट कर रहा है, समझिएगा, चूंकि ये स्काउरिंग प्रोटेक्ट कर रहा है तो मैं एक बात यहां से बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, ये वो वेलोसिटी है विच इज प्रोटेक्टिंग द स्काउरिंग ऑफ द सीवर मटेरियल। The velocity which is protecting the scouring should be given the name as non-scouring velocity। तो इसका सबसे बढ़िया नाम जो आप देखने को मिलेगा आपको बेटा, वो देखने को मिलेगा non-scouring velocity, is known as non-scouring velocity and limiting velocity। एंड लिमिटिंग, ऑब्वियसली लिमिटिंग वेलोसिटी, क्योंकि हम वेलोसिटी को लिमिट कर रहे हैं। तो ये दो नाम आपको इसको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, अब ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ आएगी? देखिए लिख नहीं रहा हूं इसको, आपको बस यहां पर छोटा सा एग्जांपल करके लिख देता हूं। मेनली रिक्वायर्ड इन हिली एरियाज, हिली एरियाज। देखिए आप में से जो भी लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर बहुत सारा स्लोप है, बहुत सारा डाउनवर्ड ग्रेडियंट, अपवर्ड डाउनवर्ड है, या जो भी हिली एरियाज में रहते हैं या प्लेट्यू एरियाज में रहते हैं, वहां पर हमें ये सबसे ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल मैं सीवेज के लिए कर नहीं सकता, तो मुझे अंडर द ग्रेविटी फ्लो कराना है। अरे जब अंडर द ग्रेविटी ही मुझे फ्लो कराना है तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं एक डाउनवर्ड स्लोप पे अंडर द ग्रेविटी फ्लो कराऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि सॉलिड्स है, मास ज्यादा है, मास ज्यादा है पूरे स्लज का, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वियर एंड टियर बढ़ेगा। इसीलिए इसको कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। किसमें? हिली एरियाज में। कंट्रोल कैसे करते हैं? ये आपका फ्लो ऐसा होना था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे ऐसा कॉलम टाइप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको एग्जैक्टली क्या बोला जाता है वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। उन कॉलम टाइप स्ट्रक्चर्स का थिकनेस को हम क्या करते जाते हैं, थिकनेस नहीं सॉरी, हाइट को हम क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और इसके ऊपर हम पाइप को ले करते हैं, ताकि हमारा प्रॉपर एक मेंटेन्ड रहे वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? इसको क्या बोलते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन अभी करेंगे, अभी नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए आई गेस इतना डिस्कशन इसके बारे में बहुत है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप देख लीजिए, और एक वेलोसिटी का वैल्यू मैं आपको दे देता हूं। देखिए मिनिमम वेलोसिटी का तो मैंने वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दिया। मिनिमम वेलोसिटी के लिए मैंने कितना वैल्यू बोला? देखिए आपको मैंने बोला कि अगर तो पार्टिकल साइज 1 mm और 5 mm है, तो ये कितना रहने वाला है बेटा? ये रहने वाला है 0.45 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको वैल्यू दिया, नहीं तो आप इससे निकाल लेंगे। इससे भी जब आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा वेलोसिटी? इन दोनों की जो रेंज आएगी बेटा वो 0.8 टू 0.9 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको आप लोग याद रखें कि इतना आना ही आना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। क्लियर है? आगे की बात सुनिएगा। अब मैं आपको देता हूं नॉन स्कॉरिंग वेलोसिटी की वैल्यूज। नॉन स्कॉरिंग वेलोसिटी की वैल्यूज आपको दे देता हूं एक टेबल बनाकर। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। देखिए कौन सा सीवर मटेरियल यूज किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का तो वियर एंड टियर होना है ना भाई। उसी के हिसाब से क्या आएगा आपका? लिमिटिंग वेलोसिटी आएगा।
लिमिटिंग वेलोसिटी आएगा, ये वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। लिमिटिंग वेलोसिटी आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। सीवर मटेरियल में वेट्रीफाइड और ग्लेज्ड ब्रिक्स या टाइल्स बोल सकते हो, ग्लेज्ड टाइल्स, ब्रिक्स या टाइल्स कुछ भी लिख नहीं रहा हूं इसको मैं। फिर आएगा कास्ट आयरन, कास्ट आयरन सीवर आप सबने देखा होगा। फिर आएगा स्टोन वेयर, पत्थर डाल देते हैं बस, ठीक है, स्टोन वेयर आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट सीसी का जो आप बोलते हो। फिर आएगा ऑर्डिनरी ब्रिक, ऑर्डिनरी ब्रिक। फिर आएगा आपका अर्दन। अब देखो पता नहीं आप लोग इसमें ऑब्जर्व भी कर पा रहे हो कि नहीं, अर्दन चैनल इसको बोलेंगे, आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं जरूर कर पा रहा हूं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्मूथनेस ऑफ सरफेस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? स्मूथनेस ऑफ सरफेस बढ़ रहा है, या फिर दूसरी टर्म्स में बोल सकता हूं कि रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, घट रहा है, और नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो बेसिकली सरफेस का कैसा नेचर है, स्मूथ है या रफ है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका लिमिटिंग वेलोसिटी कितना होगा। जैसे कि ये लिमिटिंग वेलोसिटी आ जाएगा 4.5 से 5.5 मीटर पर सेकेंड। कास्ट आयरन के लिए आ जाएगा आपका 3.5 से 4.5 मीटर पर सेकेंड। मैं लिखूंगा नहीं, अब ये आपको कंफर्म हो गया कि मीटर पर सेकेंड में ही सब कुछ है। ये 2.5, इसके लिए 3 ले लो, 3.0 से 3.5, इसके ले लो 2.5, यहां से आएगा 2.5, 2.5 से कितना जा रहा है, 3.0 जा रहा है। ये आप देखोगे 1.5 से 2.5 जा रहा है, एंड दिस इज योर 0.6 to 1.2। सो बेसिकली दीज आर योर लिमिटिंग वेलोसिटीज एज पर दीज मटेरियल्स। ठीक है भाई, इनका वैल्यूज एक बार लिख लो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार लिख लो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, आपने क्या देखा कि वेट्रीफाइड टाइल्स आर smoothest and hence has least wear and tear। इनके ऊपर सबसे कम वियर एंड टीयर लग रहा है। देखिए मेरे बच्चे, इसके ऊपर सबसे कम वियर एंड टीयर लग रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, therefore high quality sievers are made using vitrified tiles only, and earthen sievers are provided with a bottom lining बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल, बॉटम लाइनिंग ऑफ vitrified और glazed tiles to avoid any kind of wear and tear। देखिए ध्यान से इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मेरा सीवर है भाई, इस सीवर के अंदर आपका फ्लो हो रहा है पानी का, पानी का फ्लो होगा। देखिए सीवर्स को कभी फुल तो हम दौड़ाते नहीं है, हम तो क्या करते हैं, ये सेंटर है, मान लेते हैं ये सेंटर है, यहां पर मैंने लिख दिया ओ। हम तो क्या करते हैं, पानी तो यहां जाएगा, पहले दिखा देता हूं, पानी तो आपका यहां जाएगा, यहां जा रहा होगा पानी, तो ये है ना, इतना ही तो सीवर को दौड़ाते हैं। अब जब सीवर को इतना ही दौड़ाते हैं तो एक बात बताओ, सॉलिड्स कहाँ मूव कर रहे होंगे, सॉलिड यहाँ तो दौड़ेगा नहीं स्पाइडरमैन की तरह,
यहां नहीं दौड़ेगा। सॉलिड कहां दौड़ेगा? सॉलिड दौड़ेगा नीचे, दिखाता हूं। सॉलिड दौड़ेगा यहां पर, सॉलिड दौड़ेगा यहां पर। तो एक बात बताओ, यही वो जोन होगा, यही कौन सा जोन होगा? जो वियर एंड टीयर के प्रोन होगा, वियर एंड टीयर प्रोन जोन। जहां वियर एंड टीयर हो रहा होगा वो ये जोन होगा, जहां नीचे की तरफ। तो हम क्या करते हैं, हम इस जोन के अंदर वो प्रोवाइड कर देते हैं, कौन? जिसका वियर एंड टीयर सहने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है। और वो कौन है बेटा जिसकी वियर एंड टीयर सहने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है? उसे क्या बोला जाएगा? अरे, उसे क्या बोला जाएगा? फिर से बनाता हूं, उसे क्या बोला जाएगा? वेट्रीफाइड और ग्लेज्ड टायर्स। ठीक है, फिर से बना रहा हूं आपके लिए, देख लो बेटा। हाँ, तो यहां पे आप लोगों का बन जा। हाँ चलो, काम चला लो। यहाँ पे देखेंगे आप कि नीचे की तरफ आपका क्या हो रहा है, वियर एंड टीयर सबसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में हम लाइनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड कर देते हैं? लाइनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं बेटा, दिस इज लाइनिंग एट बॉटम ऑफ वेट्रीफाइड टायर्स। क्यों प्रोवाइड किया? टू रेजिस्ट द वियर एंड टियर। तो बेसिकली जो भी आपके सीवर्स होंगे ये किस में प्रोवाइड करेंगे बेटा? अर्दन और सिंपल ब्रिक सीवर्स, और सिंपल ब्रिक सीवर्स, अर्दन और सिंपल ब्रिक सीवर्स में, और सिंपल ब्रिक सीवर्स। क्योंकि यही क्या था, सबसे ज्यादा प्रोन थे आपके वियर एंड टियर के। तो अर्दन और सिंपल ब्रिक सीवर्स में हमने क्या किया बेटा? हमने लाइनिंग प्रोवाइड कर दिया। उस लाइनिंग से हमें क्या मिलेगा? अरे, उस लाइनिंग से हमें क्या मिलेगा? उस लाइनिंग से हमें एक फायदा मिलेगा बहुत बड़ा। और वो फायदा क्या है? वो फायदा ये बताता है कि आपके सीवर के अंदर अब वियर एंड टियर नहीं होगा, और आपके सीवर को अभी वियर एंड टियर से बचाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने वेलोसिटी और डिस्चार्ज का समझ लिया। डिस्चार्ज कैसे मेंटेन होगा, वेलोसिटी कैसे मेंटेन होगा, कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब हमें बात करना है हाइड्रोलिक पैरामीटर्स के बारे में। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइड्रोलिक पैरामीटर्स। हाइड्रोलिक पैरामीटर्स के बारे में आपकी बात होगी, या हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीवर्स। हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीवर्स, इसमें बेटा दो केसेस बनते हैं। इसमें दो केसेस बनते हैं। एक प्रॉपर्टीज हमें तब डिस्कस करना होता है व्हेन सीवर इज रनिंग फुल, इज रनिंग फुल। एक डिस्कस करना होता है व्हेन सीवर इज रनिंग पार्शियली फुल, इज रनिंग पार्शियली फुल। तो समझना इस बात को, सीवर इज रनिंग फुल का क्या मतलब है? ये सीवर है, ये कैपिटल डी है। कैपिटल डी मतलब क्या था बेटा, मैं लिख देता हूं, उसके बाद में लिखूंगा। और ये आपका पूरा क्या हो गया बेटा? ये यहां तक, ये पूरा क्या हो गया आपका? स्मॉल डी हो गया। तो यहां पर एक बात मैं आपके लिए लिख देता हूं, समझ लेना। यहां पर एक बात मैं आपके लिए लिख देता हूं, कैपिटल डी इज डाया ऑफ द सीवर, स्मॉल डी इज डेप्थ ऑफ फ्लो। तो केस वन में जब आपका सीवर इज रनिंग फुल, तो डी बाई डी रेशो मतलब कितने की बात हो रही है? डी बाई डी रेशो इज इक्वल टू 1। डी बाई डी रेशो इज इक्वल टू 1। लेकिन क्या ऐसा कोई बात हमने किया था कभी? ऐसा कोई बात हमने नहीं किया था। मैंने आपको क्या बताया था, पिछला वीडियो सब लोग डिटेल में देख लेना बेटा। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका सीवर है तो आपका सीवर को डिजाइन किया जाएगा डी बाई डी रेशो के आधार पर। और ये डी बाई डी रेशो कितना रहेगा वो मैं बता चुका था। डी बाई डी रेशो रहेगा, डी बाई डी रेशो, डी क्या है बेटा? आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है, डी डेप्थ ऑफ फ्लो, डी बाई डी रेशो। तो या तो ये रहेगा 0.5 टाइम्स ऑफ डी,
मतलब कि लेस देन 400 mm। पूरा लिख दूं क्या? लो लिख देता हूं, पिछला वीडियो देख लेना डिटेल्स के लिए। अगर आपका डाया है लेस देन 400 mm तो क्या है, यहां लिख देता हूं। अगर आपका डाया है 400 टू 900 mm तो क्या बात है, और अगर ये ग्रेटर देन 900 है तो क्या बात है। ठीक है बेटा, तो डी बाई डी रेशियो पहले केस में रहता है 0.5 डी, मतलब जो भी सीवर जिनका डाया आपका 400 mm से कम है, आप क्या करेंगे, आप 0.5 डी लेंगे डी बाई डी रेशियो। इसका मतलब क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो को रखा जाएगा हाफ। अगर 400 से 900 है बेटा तो कितना लेंगे, 1/3, माने कि कितना, 0.66 लेंगे, 0.66, और यहाँ लेंगे 0.75। रेशियो है ना ये, तो डी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर 400 से 900 है तो 0.66 डी आपका फ्लो रहेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो। अगर आपका 900 से ज्यादा डाया है तो 0.75 कैपिटल डी आप कर सकते हो आपके फ्लो के डाया को, या फिर फ्लो की डेप्थ को। ये बात सबको क्लियर होगी। इस केस में कहीं भी मैंने ये लिखा, ये देखिए, ये रेशियो को ध्यान से देखिए, कहीं भी मैंने लिखा डी बाई डी इज इक्वल टू 1, कहीं भी हमने डिस्कशन किया डी बाई डी इज इक्वल टू 1, नो। तो सिंस डी बाई डी इज नेवर इक्वल टू 1, वी नेवर कंसीडर दिस केस। तो इस केस को अगर आपको कोई भी पेपर में बनाता है तो इसको बोल देना कि दिस केस इज नॉट एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकली इन द सीवर्स। ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये जब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता तो पूछा क्यों, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इसका जरूर होगा जो मैं आपको कल की वीडियो में डिटेल में कराऊंगा। अब कंसीडर करिए सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सीवर इज रनिंग पार्शियली फुल, एनीथिंग एनीथिंग विच इज, देखो बेटा ये कैपिटल डी है, जब भी मेरा डी, जब भी मेरा डी स्मॉल डी, इफ डी इज लेसर देन डी इन एनी केस, कितना भी कम हो, चाहे 0.1 कम हो, वी कॉल इट पार्शियली फुल, वी कॉल इट पार्शियली फुल। तो जब भी आपका सीवर, सुन लो ध्यान से, जब भी आपका सीवर में डेप्थ ऑफ फ्लो डायमीटर ऑफ सीवर से 1 पॉइंट भी कम होगा वो कहलाएगा पार्शियल फुल, जिसको हमें बहुत डिटेल में कंसीडर करना है, जिसको हमें बहुत डिटेल में कंसीडर करना है। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है बेटा, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंट्रोड्यूस कर देता हूं, पूरा डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन सुन लो। देखिए भाई, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ना होगा सबसे पहले हर केस के लिए, मतलब पार्शियली फुल में हाफ फुल, 1/3 फुल, 3/4 फुल, हर केस में डी बाई डी रेशियो कंसीडर करना होगा, ए बाय ए रेशियो कंसीडर करना होगा, पी बाय पी रेशियो कंसीडर करना होगा, आर बाय आर रेशियो कंसीडर करना होगा। अब ये समझो ये है क्या, जब भी मैं स्मॉल लिखूंगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा डेप्थ ऑफ फ्लो को, माने कि छोटे साइड को ये रिप्रेजेंट करेगा। देखो, जब भी मैं लिखूंगा स्मॉल डी या स्मॉल ए, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस छोटे एरिया को, मतलब इस स्मॉल एरिया को। जब भी मैं लिखूंगा, मतलब इसके आसपास के सारे पैरामीटर्स को, जब भी मैं लिखूंगा कैपिटल डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा पूरे के पूरे सर्कल, माने के पूरे सीवर की चीजों को। ठीक है भाई, तो आप डेप्थ ऑफ फ्लो जान गए हैं, दिस इज डायमीटर ऑफ द फ्लो। लिख देता हूं बेटा, डाया ऑफ सीवर नॉट फ्लो, स्मॉल ए इज योर एरिया, एरिया ऑफ फ्लो, ए इज एरिया ऑफ सीवर, स्मॉल पी पैरामीटर ऑफ फ्लो, पैरामीटर ऑफ फ्लो, कैपिटल पी पैरामीटर ऑफ सीवर, आर इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन रेडियस, यहां पर होगा हाइड्रोलिक मीन रेडियस ऑफ द फ्लो और आपका रेडियस ऑफ द फ्लो। तो बेसिकली बेटा आपको इन सारे डाया, एरिया, पैरामीटर, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, इन सब का आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज के रेशियो को स्टडी करना है। उसको क्यों करना है वो एक अलग पैरामीटर है, वो एक अलग लेक्चर है, उसको हम अलग नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको जो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि दीज आर द प्रॉपर्टीज टू बी डिस्कवर्ड
हर केस में, चाहे वो हाफ फुल हो चाहे वो पार्शियली फुल में, कोई भी केस हो, चाहे वो 1/3 चाहे वो 2/3, कोई भी केस हो, हर केस में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कल के लेक्चर से पहले आप ये सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके आएंगे, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप एकदम एक झटके से इन सब चीजों को समझ पाए और आपको कोई भी परेशानी इनको समझने में ना हो। ठीक है भाई, कल का लेक्चर बहुत शानदार, बहुत मजेदार होगा। आपको पूरे के पूरे सारी डेप्थ्स परसीवर की फ्लो में मैं प्रॉपर्टीज के एनालिसिस को करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, चले। तो आज की वीडियो के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुन जाइए बेटा। मैं एक थ्योरेटिकल टास्क आपको रोज देता हूं कि आपको लगाने हैं 150 क्वेश्चंस, आज के लिए हैं। अब देखिए, मैं अपनी तरफ से दे देता हूं, आप उसको लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मैं जो टास्क देता हूं सिर्फ उसी को आप पूरा करेंगे अपने पूरी प्रिपरेशन में, तो आप सफल हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए, AMUS इज द मैजिकल रेफरल कोड, अंकुर मलिक अकेडमी स्टडीज, 10% ऑफ लीजिए मेरे भाई, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लीजिए मेरे भाई। देखिए, हमारे जैसे एजुकेटर्स जो इतने सालों से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, आपको पर्सनली मेंटोर करने का मौका हमें मिला है, क्योंकि हमने भी कभी इस तरीके से स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं किया कि एक एक स्टूडेंट को फोन पे हम कर सकते हैं, नहीं पता था। एक नया नजरिया है, एक नया तरीका है, तो आप भी उसका हिस्सा क्यों नहीं बनते हैं। जल्दी से इस मैजिकल रेफरल कोड को यूज कीजिए। ठीक है, मेरी मेंटरशिप के अंडर आ जाइए। जैसे ही आप मेरी मेंटरशिप के अंडर आएंगे तो हम अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाएंगे। जो भी नए लोग हैं, इस प्रोफाइल को फॉलो करिए। मेरा प्रोफाइल का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिए, प्रोफाइल पे जाइए, उसको फॉलो करिए। मेरी स्पेशल और लाइव क्लासेस के शेड्यूल वहां आपको मिलेंगे, उनको देखिए, उस शेड्यूल को फॉलो करिए ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। हैट्स वगैरह प्लीज डेडिकेट करिए अगर आपको कोई टॉपिक समझ आता है, ताकि बच्चों को अच्छा लगे ये जानकर कि हाँ, यहाँ पर अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं। और आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जल्द से जल्द। देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, आपको 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उस सब्सक्रिप्शन में आपको आप प्लस लेक्चर्स देख सकते हो, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ स्कैटर्ड मिलेगा, ये मिल गया वो नहीं मिला, ये मिला वो नहीं मिला, वहां पर प्रॉपर एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। तो ये मैजिकल रेफरल कोड का इस्तेमाल करो और जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन सिक्योर कर लो। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करो जल्दी से। बिना लाइक किए जाना नहीं है, क्योंकि आपको मजा तो आया है, आई नो दैट। और बेल आइकन को दबा दो बेटा, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, जल्द से जल्द आप सारी क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर पाओ। ठीक है भाई, चले। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो बेटा। भगवान आपको खुश रखे, आप क्वेश्चंस बनाते रहें और एकदम मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।